जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। जेनोसाइड क्या होता है? नरसंहार, मतलब जिसमें आप बहुत ब्रूटल तरीके से किसी को मार देते हो। यहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप होता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रूटैलिटी चेक करी जाएगी। आपने एक कोड पढ़ा था आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, तो आपको क्या लगता है जेनोसाइड कन्वेंशन में उसका मेंशन आएगा? यस आएगा। आईसीजे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, दोनों ही बॉडीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं लोकेटेड एट हेग, नीदरलैंड। तो ये याद रखना, जिनोसाइड कन्वेंशन के साथ ये रिलेटेड है सारे। अब देखो यहाँ पे लिखा है जिनोसाइड कन्वेंशन 1948, पर ये फोर्स बाद में हुआ था। 1948 में इसकी गाइडलाइंस आ गई थी। तो जेनोसाइड कन्वेंशन मेनली फोकस करता है कि जेनोसाइड को रोका जाए, और अगर कोई जेनोसाइड को कमिट करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई चलेगी, पनिशमेंट उनको प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे सूडान के सिविल जो वॉर्स थे आपने अभी सुने थे रिसेंटली, तो उसी के बिहाफ पे ये जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 आता है। इंडिया देखो रेटिफाई कर चुका है इस कन्वेंशन को, मतलब हम डबल सिग्नेटरी हैं। जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं वो हमें भी फॉलो करनी पड़ती हैं। पर इंडिया के अंदर आपसे पूछा जाए कोई स्पेसिफिक लॉ जो जेनोसाइड कन्वेंशन के हित में ही लेके आए हो, तो आंसर आएगा नो। हमारा कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जहां पे आपको ये शब्द दिख जाए दैट इज जेनोसाइड। जैसे आपने एक बार पहले भी पढ़ा था अबाउट फेमिसाइड। फेमिसाइड से इनडायरेक्ट लॉज बहुत सारे रिलेटेड हैं, पर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि वहां पे जेनोसाइड वर्ड का यूज करा गया हो। चलो ये पॉइंट आप ध्यान रखना इंडिया के बिहाफ पे। बाकी ये जो कन्वेंशन है फॉर द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जिनोसाइड कन्वेंशन भी जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट करा था ऑन 9th of December 1948। मेनली फोकस कर रहा था ये जो क्रिमिनलाइजिंग एक्टिविटीज हो रही हैं थ्रू आउट द ग्लोब उसको रोकना। और टाइम पीरियड अगर देखोगे 1948 का है। अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुआ है यहाँ पे, तो एक वर्ल्ड ऑर्डर भी मेंटेन करना था। जैसे मल्टीपल बॉडीज बन रही हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हो रहा है ताकि वर्ल्ड बैंक की बाद में फॉर्मेशन हो सके, आईएमएफ का सेटअप करा जा रहा है, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, क्योंकि अब लड़ाइयां हो चुकी थी, एक इकोनॉमिक ऑर्डर प्लेस करना था। वैसे ही ये जो क्रिमिनलाइजिंग एक्टिविटीज हो रही थी इनको भी रोकना था, तो उसको लेके आते हैं ये जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। पर ये फोर्स में कब आया? तो 12th of January 1951। 48 में गाइडलाइन रेडी हो रही थी, 51 में रेडी हो चुकी थी, फोर्स में आ जाता है 1951। और ये लीगली बाइंडिंग रहेगा जितनी भी इसकी रेटिफाइंग स्टेट्स हैं। देखो इंडिया पहले सिग्नेटरी था, काफी साल हमने सोचा कि इसको रेटिफाई करना है या नहीं। जब तक आप सिग्नेटरी हो आप उन गाइडलाइन से इंस्पायर होते हो कि कैसे इसको हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वंस यू टर्न्ड रेटिफाइड, एक बार आप रेटिफाई कर देते हो किसी भी ट्रीटी को, किसी भी कन्वेंशन को, तो फिर जो भी गाइडलाइंस वहां पे लिखी हैं वो स्ट्रिक्टली आपके ऊपर इंपोज करी जाएंगी। तो इंडिया भी इसका लीगली बाइंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो 1948 में ये बना था कन्वेंशन, 51 में जाके इसकी एनफोर्समेंट करी गई थी। आज के टाइम पे आप देखोगे तो 153 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 को रेटिफाई करके रखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब 1948 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई, अभी इंडिया भी देखो ताजी ताजी कंट्री बनी है, 1947 का टाइम पीरियड निकला हुआ है। एंड 1947 के बाद मतलब जो हमारी यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी देखा कि कुछ ऐसा कन्वेंशन लेके आए हैं नरसंहार से रिलेटेड। और इंडिया का आप पास देखोगे जलियांवाला मैसेकर होता है। चाइना और जापान जाओगे वहां पे नानजिंग करके एक मैसेकर हुआ था, जापान वालों ने चाइना वालों के ऊपर किया था। तो मतलब ऐसी ब्रूटैलिटी हमारी कंट्रीज में भी रही थी। तो हमने डिसाइड करा कि सिग्नेचर कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, सिग्नेचर कर देते हैं। तो सिग्नेचर हमने 1949 में करा, और उसके बाद 1959 में जाके हमने एक और सिग्नेचर कर दिया विच इज रेटिफिकेशन। फिर हम लीगली बाइंडिंग होगी टुवर्ड द जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। जो जेनोसाइड की, अच्छा देखो यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। आप जब अपनी पॉलिटी की बुक उठाओगे तो पॉलिटी का जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 आएगा, तो उसमें आप आर्टिकल्स पढ़ते हो। अब वैसे आपका भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, वैसे सीआरपीसी हुआ करता था पहले वाला नाम, अब BNSS बन चुका है। तो उसमें आप देखोगे वहां पे सेक्शन लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं सेक्शन और आर्टिकल? तो डिफरेंशिएशन क्लियर रहे इसी पर्सपेक्टिव से। सेक्शन हमेशा आप देखोगे लॉज ओरिएंटेड चीजों में आएंगे, आर्टिकल्स देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। अब यहाँ पे जब जेनोसाइड की आपने बात करी तो यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता? ये इंटरनेशनल फॉरम आ गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, ये कर सकते हैं इन शब्दों का यूज, आर्टिकल, सेक्शन, वो इनकी चॉइस है। हमने डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए इंडिया के अंदर जैसे एक्ट आती है तो एक्ट में आप आर्टिकल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हो?
सेक्शन पढ़ते हो ना, जैसे सेक्शन 69 आपने पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता का, आर्टिकल नहीं वहां पे पढ़ा था, वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करने के लिए। पर ये इंटरनेशनल लेवल पे हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी है। तो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के डेफिनेशन प्रोवाइड करके रखिए कि किस बेसिस पे आप जेनोसाइड बोलोगे। अब अगर मैंने बोला कि इंडिविजुअल के ऊपर भी अगर बहुत ब्रूटली कोई अटैक करा जाए, बताना मुझे कौन से कोर्ट में वो केस जाएगा। कितने बोलते हैं? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आईसीसी में जाएगा। हमेशा याद रखना, जो आईसीजे के अंदर केसेस जाएंगे वो कंट्री टू कंट्री जाते हैं, जिसके लिए आप वर्ड स्टेट टू स्टेट भी यूज करते हो, मतलब दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आईसीसी इंडिविजुअल से लेके ग्रुप्स तक चलता है। आईसीसी का इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना भी नहीं है, यूएस भी नहीं है, बड़ी बड़ी बॉडीज नहीं है। और अभी रिसेंटली 3 कंट्रीज ने विड्रॉ भी करा था, बुर्किना फासो, माली, नाइजर एंड नाइजर। अच्छा, नाइजर से रिलेटेड एक और अपडेट आपने की थी, बताओ। रिवर ब्लाइंडनेस को एलिमिनेट करा है, जो कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। ठीक है, चलो जी, जेनोसाइड के बारे में देख लो। तो एक इंटेंशन होता है यहाँ पे कि डिस्ट्रक्शन हमें करनी है, अनइंटेंशनल जेनोसाइड नहीं होता। यहाँ पे इंटेंशन होता है, जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आपको कभी ना कभी सुनने को मिलता है, अखबारों के ऊपर देखने को मिलेगा कि पहले भी ऐसा कोई वायलेंस कमिट किया था, दोबारा से कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे आप देखोगे तो वहां पे क्लैरिटी होती है कि इसको इंटेंशनली करा गया था। डिस्ट्रॉय करा जाता है या तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को, या उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करा जाता है। नेशनल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस कोई भी ग्रुप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे अभी पहला वाला जो आपने आर्टिकल देखा, रिलीजियस, वहां पे आपने फैक्टर देखे, एथनिसिटी देखी, तो जूइश के अगेंस्ट थी, एंटी सेमिटिज्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट अंडर कन्वेंशन। एक बार आप इसके पार्टी बन चुके हो तो उसके बाद आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। अगर आप जेनोसाइड का कोई भी केस कमिट करते हो तो प्रोसिक्यूशन भी होगी, पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे एज पर द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। ज्यूरिस्डिक्शन अगर देखोगे, जो भी डिस्प्यूट्स जाएंगे वो जाएंगे आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। आईसीसी एक इंडिविजुअल को लेके भी था। अभी आपने बात करी ना इंडिया की, तो उससे याद रख लो इसको। देखो, जो जिनोसाइड कन्वेंशन है 1948 का, इंडिया है इसका रेटिफाइड मेंबर। यस, कभी आ जाए ना सवाल कि कौन से कोर्ट में केसेस जाएंगे, आंसर याद रखना आईसीजे। आईसीसी का तो इंडिया मेंबर ही नहीं है, तो उससे तो अनलिंक ही हो जाता है वो पूरा। तो याद रखना, जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ पे रिजॉल्व करे जाएंगे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो मतलब जो जेनोसाइड कमिट करा जाएगा, या तो पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी या पूरी की पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट करा जाएगा। डिस्प्यूट रिजॉल्व कहां पे करे जाएंगे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बढ़िया सवाल बन सकता है, क्योंकि 2 कोर्ट्स होते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। इंडिया को याद रखना दिमाग में, मीडिएटर बना के थोड़ा कनेक्ट कर लेना मतलब। उसके बाद ग्लोबल इंपैक्ट अगर देखोगे तो आईसीसी के साथ भी इसको लिंक करा गया। ये डिस्प्यूट का मैकेनिज्म बताया कि जो पूरी केस चलेगी वो कहां पे चलेगी, आईसीसी देखेगा। पर मैंने बोला इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है, तो वहां पे आईसीसी का आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 6 ऑफ आईसीसी वही बोलता है जो आपने बुर्किना फासो, माली और नाइजर के केस में पढ़ा था, जहां पे जेनोसाइड को डिफाइन करा गया था। वॉर हो सकती है, किन रीजंस के बेसिस पे हो सकती है, वो सारा आर्टिकल नंबर 6 ऑफ रोम स्टैट्यूट। क्या था ये रोम स्टैट्यूट? इसी मीटिंग के दौरान आईसीसी को एस्टेब्लिश करा गया था, जहां पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 का बन रखा है। ये तो 2002 में जाके इंप्लीमेंट करा गया था, जो आईसीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, आर्टिकल नंबर 6 के अंदर जेनोसाइड के बारे में चीजें लिखी हैं, बस कंडीशनिंग डिफरेंट हो जाती है। आईसीजे की जब भी बात होगी तो कंट्री टू कंट्री केस चलेगा, पर जब भी बात आएगी आईसीसी की, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और जो पार्टी मेंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ये इन्वॉल्व करता है। तो बताओ, अभी अगर कोई जेनोसाइड वाली कोई भी कंडीशन आती है, इंडिया में कमिट करी जाती है, तो वो कौन से वाले, आईसीजे, क्योंकि इंडिया तो उसी का पार्टी है। आईसीसी ने सीधा लिखा हुआ है, अगर पार्टी नहीं है तो आपका केस नहीं पिक करा जाएगा, अगर पार्टी हो तो पनिशमेंट भी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो इसका आर्टिकल नंबर 6 है, उसके अंदर ये मेंशन करा है। फाइनल टच दे लो एक बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। 1945 में आईसीजे का फॉर्मेशन होता है और इसका 2002 में हुआ था। जो ये रोम स्टैट्यूट की मीटिंग थी, ये 1998 में जाके हुई थी, फिर जाके 2002 में उसको इंप्लीमेंट करा गया था। जैसे अभी कन्वेंशन आपने देखा 1948 में बन गया था, गाइडलाइन बनते बनते टाइम लग जाता है, फिर 1951 में जाके उसको इंप्लीमेंट करा गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट कोर्ट इसको बोला जाता है, जो आईसीजे है। ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर ही नहीं है,
आइडिया कैसे लगाओगे? यूएस पे इसका मेंबर नहीं है तो यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली वहां पे आप लिंकअप कर सकते हो। हेडक्वार्टर दोनों के सेम ही जगह पे लोकेटेड है, हेग नीदरलैंड। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो भी इसकी स्टेट्स आपने देखी थी, इसमें भी इन्वॉल्व थी, पर इस केस में इंडिविजुअल मेंबर्स भी आते हैं, तो इंडिविजुअल टू कोई कंट्री भी आ सकती है। उसके बाद जो टाइप ऑफ केसेस हैं कैसे पिक करेगा, ये देखो, जो भी लीगल डिस्प्यूट होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे रहेंगे, बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स यानी कि गवर्नमेंट्स की बात करी गई है, बिटवीन कंट्रीज की बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल को भी प्रोसिक्यूट करा जा सकता है, उसको भी गिरफ्तार करा जा सकता है, उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अपील यहाँ नहीं चलती, यहाँ पे बढ़िया चलती हैं। जो आईसीसी वाला केस आता है, अगर आप कन्विंस कर पाते हो आईसीसी को तो यहाँ पे कई बार केस वैसे ही डिप्लोमेसी से भी रिजॉल्व कर जाते हैं, यहाँ पे अपील चलती है। अच्छा, हिस्ट्री में मुझे बताओ, एक एक्ट आया था जिसमें बोला था ना तो अपील होगी, ना दलील होगी, ना ही कोई वकील होगा। रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, तो यहाँ पे अपील होती है जो आपका आईसीसी है। इसके बाद एनफोर्समेंट पावर किसको दी गई है? किसी को भी नहीं दी गई है, ना तो यहाँ पे किसी को दी गई है, दोनों ही केसेस में नन आएगा। अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि एनफोर्समेंट पावर किसको दी गई है, इसमें भी आंसर इज नो, यहाँ पे भी आंसर इज नो, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई तो डिसीजन बनाएगा। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जाती है वो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दी जाती है। जो आप यूएनएससी पढ़ते हो, क्या बोलते हैं स्कोर, ग्रुप ऑफ 5 भी बोल देते हैं, P5 भी बोल देते हैं, परमानेंट ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, क्योंकि यूएनएससी के अंदर टोटल मेंबर हैं 15, जिसमें से 10 होते हैं नॉन परमानेंट एंड 5 होते हैं आपके परमानेंट मेंबर्स। 5 में कौन कौन था? तो यूएस था और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज आ जाती है आपके यूएनएससी के अंदर। इनकी थोड़ी सी मोनोपली रहती है, वीटो पावर इनके पास रहती है, लास्ट में जो डिसीजन मेकर होते हैं वो यूएनएससी के निकल के आते हैं। ऑल्दो ये भी बाय लॉ दे रही है, अदरवाइज अगर कोई ऐसे पूछा जाए स्पेसिफिक एनफोर्समेंट पावर किसको दी गई है, तो आंसर इसमें आपने नन नहीं करना है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे मेनली अब देखो जहाँ पे अपील आ जाएगी वहां पे कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे कि बातचीत कर लेते हैं, क्या पता केस रिजॉल्व हो जाए, या फिर कुछ कंट्री जैसे बुर्किना फासो, माली, नाइजर, बोलो जाओ तुम कोऑपरेशन भी नहीं करनी हमको, हमने मेंबर ही नहीं रहना है आईसीसी का। तो आईसीजे में आप देखोगे तो रूल्स थोड़े से स्ट्रिंजेंट आपको दिखाई देंगे, जबकि आईसीसी में देखोगे थोड़ा सा कोऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। अपील आ गई तो याद रखना कोऑपरेशन से ही रिजॉल्व करने की ट्राई करी जाती है। डन। तो ये जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, अगर थोड़े से पॉइंट्स मुझे यहां से निकालने हो, हाँ जी, कब फॉर्म हुआ ये एक्चुअल में? 1951, 48 में गाइडलाइन बननी शुरू हुई, एनफोर्समेंट इसकी 1951। क्या इंडिया इसका मेंबर है? अभी के टाइम पे इसके कितने मेंबर हैं? 153, ठीक है। डिस्प्यूट्स जो होंगे, मैकेनिज्म कहां पे चलेगा उनको रिजॉल्व करने का? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, आईसीजे, क्या इसमें आईसीसी भी इन्वॉल्व है? आंसर इज यस। लिखा था आर्टिकल नंबर 6 के अंदर, जो जेनोसाइड की डेफिनेशन है वो क्लैरिफाई करी गई है, बाद में दोनों की कंडीशनिंग डिफरेंट है, जो आईसीजे और आईसीसी है, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहां पे आएंगे इनके? दोनों के ही हेग नीदरलैंड में है, दोनों ही याद रखना, हेग नीदरलैंड। आईसीजे का फॉर्मेशन 1945 पहले बन चुका है आईसीजे, और इसका 2002। कौन सा स्टैट्यूट था? रोम है, किसी ने कुछ और भी बोला? अच्छा, ठीक है, ये रोम स्टैट्यूट था। जो आईसीसी है, जेनोसाइड के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन करा गया है? हाँ, आर्टिकल 6। क्या क्या? वो तो जीनोसाइड कन्वेंशन के अंदर जो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, सुनो, वो जो आर्टिकल 2 आपने पढ़ा, वो जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के अंदर जो जेनोसाइड की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। शुरू में इंट्रो होता है आर्टिकल 1 के अंदर, 2 में उसको डिफाइन करा है, वो जीनोसाइड कन्वेंशन 19। हो गए कंफ्यूज? अच्छा है, अभी हो गए। आर्टिकल 6 यहाँ पे आईसीसी से रिलेटेड था, जो आईसीसी ने डिफाइन करके रखा हुआ है जेनोसाइड को। डन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ध्यान में रखना। एनफोर्समेंट पावर फॉर आईसीजे कोई भी नहीं है, बट डिसीजन कौन लेगा? यूएनएससी, जो परमानेंट 5 का ग्रुप भी जिनको बोल देते हैं। आईसीसी के केस में डिसीजन मेकर कौन है? कोऑपरेशन पे फोकस करते हैं, अपील्स चलती हैं, बाद में अगर खिला दिया कुछ तो वैसे केस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। डन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आते हैं कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड आएंगे, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड आएंगे, तो आपने ध्यान में रखना है।